दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, 3 तारीख में आपका ये बाल विकास का पेपर हुआ, जो कि विद्यार्थियों के द्वारा मेरे पास तक पहुंचा। इससे पूर्व मैंने आपके पास एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको देखा और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसको अपनाने की कोशिश की होगी और आने वाली सभी परीक्षाओं में, जो कि डीएलएड की होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार के टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। बाल विकास के इस पेपर को, जो कि मेरे सामने है, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है जो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जिन विद्यार्थियों ने इन 15 प्रश्नों को सही हल किया होगा, तो मैं समझता हूं कि उनके और प्रश्नों को मिलाकर के लगभग 38 से 40 अंक उनके प्राप्त हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जो कि 15 प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, उसके 3 मापक बताए गए हैं। पहला है मध्यमान, जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। दूसरा है मध्यांक, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। और तीसरा है बहुलांक, जिसको इंग्लिश में मोड कहा जाता है। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहलाते हैं, जबकि चौथा जो इसके अंदर दिया हुआ है, प्रसार, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को घुमा करके सिद्धांतों शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया। कई जगह इसको नियमों के बारे में बताया गया। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित प्रमुख कितने नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो उनकी संख्या है, गैस कीजिएगा, आपने आंसर लिखा होगा इसका। उनकी संख्या 3 है, जिनको प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं, यहाँ पे देखिएगा, गैस कीजिएगा आपने क्या लगाया होगा। टोलमैन, जिन्होंने साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग दी। स्किनर, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। कोहलर, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी। हल, जिन्होंने पुनर्बलन सिद्धांत या रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर हैं। इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, वो अमेरिका के व्यवहारवादी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर BF स्किनर हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, तो वह अवस्था है किशोर अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। जो ज्ञानात्मक क्षमता अर्थात कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है, उसकी कमी से व्यक्तित्व में, यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ पर व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो व्यक्तित्व में जो कठिनाई होगी वो समायोजन के क्षेत्र में होगी। तो समायोजन जो है व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो संज्ञानात्मक क्षमताएं जो है कहीं ना कहीं समायोजन को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर परिभाषा आपसे पूछी गई है। वो परिभाषा में पूछा गया है आपसे कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है। कुछ दिन पहले मैंने अवधान पर एक वीडियो बना करके आपके पास सेंड किया था, उसमें इस परिभाषा को शामिल किया था। तो ये परिभाषा दी गई है डमविले के द्वारा। यह सही उत्तर है इसका 7वें प्रश्न का। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि बुद्धि का
विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? ये भी प्रश्न मैंने वीडियो में अपने शामिल किया था कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या सभी अवस्थाओं में? नहीं, बुद्धि का जो विकास है वो 17-18 वर्ष की आयु तक आते आते पूर्ण हो जाता है, तो इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखिए, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यहाँ पे देखिएगा, वो कारक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन को सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग स्किनर के द्वारा कहा गया, यानी कि सीखने का सर्वोत्तम एक्सप्रेस वे जो है वह मोटिवेशन कहलाता है। अगर विद्यार्थी को मोटिवेट किया जाए तो सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। तो बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है वह है आवश्यकता। अगर आवश्यकता उसकी होगी तो बालक के अंदर प्रेरणा उत्पन्न होगी, और प्रेरणा उत्पन्न होने पर बालक अधिगम की ओर दौड़ेगा, अर्थात अधिगम प्राप्त करेगा या सीखने की कोशिश करेगा, सीखने का प्रयत्न करेगा। इस चीज़ को या इस सिद्धांत को अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने भी अपनाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखिए, अनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? तो अनुवांशिकता का जो वाहक है वो जीन्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करने के लिए सबसे अच्छी विधि जो बताई गई है, हालांकि ये तीनों विधि ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी विधि वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण अभिरुचि से, या व्यक्तित्व से, या बुद्धि से, या इनमें से कोई नहीं। भाटिया बैटरी टेस्ट, भाटिया नाम एक मनोवैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम चंद्रमोहन भाटिया है। उन्होंने इंटेलिजेंस का या बुद्धि का एक परीक्षण बनाया और उसमें कुछ सेक्शन रखे, इसीलिए इस परीक्षण को भाटिया बैटरी टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सेक्शन रखे हुए हैं। तो इसका संबंध जो है वह इंटेलिजेंस या बुद्धि से है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग कल्पना के रूप में होता है। जब विद्यार्थी तरह तरह की कल्पनाएं करता है और उनको मूर्त रूप देने का प्रयास करता है तो वह सृजनात्मकता के बहुत अधिक निकट होता है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। यहाँ पर देखिएगा, शब्द यहाँ पर शामिल किया गया है कि संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां। आपको कई बार इसके बारे में बताया गया कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने बालक की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो उन 4 अवस्थाओं को यहाँ पर शामिल किया गया। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस प्रकार से ये 15 प्रश्न आपके सामने आते हैं। बाकी जो प्रश्न आपके वो लघु उत्तरीय होते हैं और अति लघु उत्तरीय होते हैं, तो थोड़ा सा वो विस्तार में दिए हुए होते हैं जिनको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर आप तक पहुँचाना था। तो ये वीडियो इसी पर्पज से बनाई गई कि आप विद्यार्थी सभी लोग जिन्होंने डीएलएड की परीक्षा दी है वो अपना इवैल्यूएशन कर सके कि हम इन 15 प्रश्नों के आधार पर कहाँ ठहरते हैं और हमारी कितनी तैयारी इनको लेकर है। यही आधार जो हमारा बनता है यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं का बनता है। इसी तरह के प्रश्न जो हैं यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैंने जो 5 फिंगर क्लासेस के माध्यम से वन लाइनर जो क्वेश्चन सीरीज आपके सामने शुरू की है, उसका उद्देश्य यही है कि आप पहले से ही तैयारी करके रखें सी टेट की और यूपी टेट की, और आपको दूसरा मौका न लगे बल्कि आप पहले ही अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर लें। तो आप देखते रहिए 5 फिंगर क्लासेस, और साथ ही अपने जो सहपाठी हैं, आपके जो मित्र हैं, उन तक भी उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय